स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपीएससी एक मंजिल में। तो यूपीएससी एक मंजिल की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिसमें आज मैं आपका पूरा एक वीक का करंट अफेयर्स कवर करने वाली हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए क्लीन पिलग्रिमेज प्रोजेक्ट, बी स्वच्छ मंदिर कैंपेन, सी स्वच्छ भारत अभियान एंड डी सेक्रेड साइट हाइजीन प्रोग्राम। इसका आंसर हो जाएगा बी स्वच्छ मंदिर कैंपेन। इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली लॉन्च किया स्वच्छ मंदिर यानी क्लीन टेम्पल कैंपेन, जो कि राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन हो रहा है 22 जनवरी में। तो उसमें उन्होंने अयोध्या को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए पूरे देशवासियों को इस पहल का आह्वान किया है। और ये अभियान की जो समावेशी प्रगति पर जोर देते हुए इंडियन सिटीजन्स को 14 से 22 जनवरी तक जितने भी पिलग्रिमेज हैं उनको साफ करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। और इसमें चुने हुए लोग, जिसमें आपके सांसद, विधायक और जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनके साथ ही साथ बाकी और लोग भी इसको सफल बनाने में शामिल होने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि रिसेंटली एक बुक प्रकाशित हुई है जिसका नाम है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। तो ये किस प्रिंटिंग प्रेस ने प्रकाशित की है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए पेंटागन प्रेस, बी पेंगुइन रैंडम हाउस, सी एक्मे प्रिंटिंग प्रेस एंड डी हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स। तो यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने बुक लॉन्च की है जिसका नाम है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। और ये पब्लिश की गई है पेंटागन प्रेस के द्वारा। किसके साथ मिलकर? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर इस बुक को प्रकाशित किया गया है। फिर रिसेंटली ऐसी कौन सी पहली इंडियन वीमेन है जिन्हें घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए पीवी सिंधु, बी मैरी कॉम, सी साइना नेहवाल एंड डी दिव्या कीर्ति सिंह। यहाँ पे मैंने इनकी इमेज भी दी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ आप बताएंगे कि क्रिकेट की फील्ड में किसे अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी दिव्या कीर्ति सिंह। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो जयपुर की दिव्या कीर्ति सिंह, जिनकी एज 23 साल है, ये पहली ऐसी इंडियन है जिन्हें घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड दिया गया है। फिर इंडिया का जो 43rd एडिशन हुआ था अंटार्कटिक एक्सपेडिशन में, तो उसमें किन दो देशों के साइंटिस्ट शामिल हुए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मॉरिशस एंड बांग्लादेश। 2024 में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पब्लिश हुआ है, तो उसमें इंडिया की रैंक क्या है। तो आपका ऑप्शन हो जाता है ए 83, बी 80, सी 82 एंड डी 90। तो आपका आंसर हो जाएगा बी 80। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंक है वो 199 कंट्री में 80 पर आई है। और इससे पहले इंडिया की जो रैंक आई थी 2023 में, वो 83 पर था। यानी 3 रैंक जो है वो इंक्रीज़ हुई है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो रैंक निर्धारित कैसे करता है, तो वो एक वीज़े पे कितनी कंट्री में फ्री एंट्री हो सकती है, तो उसके आधार पर ये कंट्री को डिवाइड करता है। तो इंडिया के 62 डेस्टिनेशन में आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें आपका थाईलैंड, इंडोनेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका और मालदीव्स हैं। और इसी के साथ अगर देखा जाए मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट वर्ल्ड में कौन है, तो वो हैं आपके जैपनीज़, सिंगापुरियन, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन एंड स्पेनिश, जिसमें इन कंट्री के जो सिटीज़न हैं वो 194 डेस्टिनेशन में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी राम मंदिर के लिए 50 किलोग्राम का जो ताला लाया जा रहा है, तो वो कहाँ से लाया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अलीगढ़, बी गाज़ियाबाद, सी नोएडा एंड डी कानपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अलीगढ़। अलीगढ़, जिसे तालों का शहर भी कहते हैं, वहाँ से राम मंदिर के लिए 50 किलो का लॉक लाया जा रहा है, जो कि गिफ्ट किया गया है राम टेम्पल के लिए। और इसको बनाया है हैरिसन लॉक्स ने, जो कि एक ओल्ड लॉक मेकिंग कंपनी है। और ज़्यादातर जो इसमें काम होते हैं वो मोस्टली हैंडमेड होते हैं, यानी हाथों से किए जाते हैं। फिर किस स्टेट गवर्नमेंट ने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया है।
तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान एंड डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। 22 जनवरी को ड्राई डे क्यों घोषित किया गया ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है और इसमें राम लला की जो मूर्ति है वो टेम्पल के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी, जिसको हम प्राण प्रतिष्ठा भी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के नरेंद्र मोदी जी, वो भी इस इनॉग्रेशन को अटेंड करने वाले हैं। और इसकी पवित्रता को बनाए रखते हुए कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया है और इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। जाएगा लंजीना सौरा पेंटिंग्स, जिसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है, तो वो किस स्टेट से बिलोंग करती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए वेस्ट बंगाल, बी उड़ीसा, सी झारखंड एंड डी बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी उड़ीसा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसी के साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने आपको जीआई टैग के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पढ़ाया हुआ है। तो आप बताइए कि जीआई टैग इन प्रोडक्ट्स को क्यों दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये है आपकी लंजीना सौरा पेंटिंग्स। ये ऐसी पेंटिंग्स है जो कि घरों के बाहर की जाती है। इस पेंटिंग्स को हम इकोन्स या एडिटल्स के नाम से भी जानते हैं। और उड़ीसा की दीवार की जो भित्ति है ये एक अनोखी शैली मानी जाती है। ये जो कला है ये लांजिया सौरा समुदाय से संबंधित है और ये जो समुदाय है ये पीवीटीजी की कैटेगरी में आता है। और इस पेंटिंग से हमको पता चलता है कि किस तरह ये जो कम्युनिटी अपने देवताओं और पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए और अपने समुदाय के भलाई के लिए अपनी दीवारों को इस पेंटिंग से रंगते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो लेडी हैं वो इस पेंटिंग को अपनी दीवार पे कर रही हैं। और ये पेंटिंग भी आप देख सकते हैं कि कैसी बनी हुई है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो पेंटिंग बनी रहती है आप देख सकते हैं इसमें आदि मानव होते हैं, पेड़, जानवर, पक्षी, सूर्य और चंद्रमा जैसे जो आर्ट्स है वो इसमें रिप्रेजेंट की जाती है। उसके बाद देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन और प्रोस्पेक्ट जो रिपोर्ट है 2024 की, तो उसके हिसाब से इस बार की इंडिया की जीडीपी क्या होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 5.9%, बी 7.1%, सी 6.2% एंड डी 4%। और इसी के साथ ही साथ आपका क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि मैंने आपको सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है, तो आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 6.2%। तो इंडियन इकोनॉमी की जो इस बार की जीडीपी यूनाइटेड नेशन के थ्रू अनुमानित की गई है वो है आपकी 6.2%, जो कि 2023 के अनुमानित प्रतिशत से कम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने एक गैंग लीडर के भाग जाने पर अपने देश में 60 दिन की इमरजेंसी लगा दी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सोमालिया, बी इथोपिया, सी इक्वाडोर एंड डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इक्वाडोर। ये आप देख सकते हैं कि ये पर्सन जो है ये जेल से भाग गए हैं और इनका नाम क्या है, इनका नाम है जोन्स अडल्फो मैशियस, जिनको फिटो के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इन्हें 34 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन ये जेल से भाग गए और इसी की वजह से जो इक्वाडोरियन प्रेसिडेंट है डेनियल नोबेया, इन्होंने स्टेट इमरजेंसी जो है वो अनाउंस कर दी है। इससे तो आप सोच ही सकते हैं कि ये कितने खतरनाक हैं, जिसकी वजह से एक देश में इमरजेंसी लग रही है। इसी के साथ ही साथ आपको बताना है कि इक्वाडोर की राजधानी क्या है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है तो क्या उसमें इक्वाडोर आता है कि नहीं आता। अगर इक्वाडोर नहीं आता है तो कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जिनको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑर्का, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया था। तो इसे बोइंग ने यूएसए नेवी को दिया है। तो ये किस टाइप की व्हीकल है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या ये मैन सबमरीन है, कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, कि अनक्रूड अंडरसी व्हीकल है, कि सरफेस कॉम्बैट शिप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये एक अंडरक्रू अंडरसी व्हीकल है। तो ऑर्का जो कि रिसेंटली बोइंग के द्वारा यूएसए नेवी को दिया गया है, तो एक एक्स्ट्रा लार्ज अनक्रूड अंडरसी व्हीकल है और ये न्यू क्लास है जो ऑटोनॉमस सबमरीन होती है, जो कि खासकर जो लॉन्ग क्रिटिकल मिशंस होते हैं उनमें ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती है। तो खासकर ये इसी के लिए डिज़ाइन की गई है। आज थोड़ी मेरी गले में इशू है, इस वजह से मैं आपको थोड़ा कम एक्सप्लेन कर रही हूँ, और लेकिन मैंने पीडीएफ में ऑलरेडी सब दिया हुआ है। तो आप एक बार जाके टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है,
आप वहाँ से जाकर इसको एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई इशू होती तो वो क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जैसे ही मेरी आवाज़ सही होती मैं आपकी जो क्वेरी है उसको सॉल्व करती चलूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा शेख हसीना, जिन्होंने रिसेंटली जो कि बांग्लादेश में चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो वो किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा ए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बी जातीय पार्टी, सी अवामी लीग एंड डी बांग्लादेश जमातिल इस्लाम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी अवामी लीग। तो इसके बारे में देख लेते हैं। शेख हसीना जिन्होंने चौथी बार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी है, वो अवामी लीग पार्टी से कनेक्टेड हैं और इनकी लीडरशिप में अवामी लीग ने 300 सीट में से 200 सीट जीत ली है, जो कि इनके प्रधानमंत्री का जो पद है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया के कितने जो स्टेट हैं वो बांग्लादेश की बाउंड्री को टच करते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक टाइगर रिजर्व को लेकर कि उदंती सीता नदी जो टाइगर रिजर्व है, जो कि न्यूज़ में अभी देखा जा रहा है, तो वो किस स्टेट में है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा डी छत्तीसगढ़। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अतिक्रमण शुरू हुआ है, जिसकी वजह से इश्यूज़ हो रही है और इस वजह से ये जो नेशनल पार्क है ये आपका न्यूज़ में बना हुआ है। और अगर कोई चीज़ न्यूज़ में है तो वो हमारे एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो जाती है वो आपको पता ही है। ये मैंने यहाँ हिंदी में भी दिया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अभी रिसेंटली इंडिया और यूएई के बीच राजस्थान में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, तो उसका नाम क्या है? तो इससे कई और क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि मान लो ये पूछ लें कि अभी जो इन दोनों के बीच में एक्सरसाइज हुई है वो कहाँ पर हुई है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन देने से पहले आप मुझे बताते चलिए कि अभी रिसेंटली यूएई में क्या क्या रिसेंटली हुआ है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी डेजर्ट साइक्लोन। तो यूएई की जो एंड फोर्सेस है उसमें जो 45 पर्सनल है वो इंडिया में है। किस लिए? जो इंडिया और यूएई का पहला एडिशन है डेजर्ट साइक्लोन, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये राजस्थान के महाजन में हो रहा है। कब से? 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक, यानी अभी भी ये राजस्थान में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो ऑप्शन ए अमिताभ, बी निर्मला सीतारमन, सी डॉक्टर अरविंद पंगड़िया एंड डी ऋत्विक रंजनम पांडे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर अरविंद पंगड़िया। आपको इसी के साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर में बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 280 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग को मद्देनज़र रखते हुए 16th फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश किया है। और इसमें डॉक्टर अरविंद पंगड़िया, जो कि नीति आयोग के फॉर्मर वाइस चेयरमैन रह चुके हैं और साथ ही साथ वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, उनको इसका चेयरमैन बनाया गया है। इसी के साथ क्वेश्चन आ जाता है फाइनेंस कमीशन क्या है? तो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 280 आर्टिकल के अंडर रखी गई है और हर 5 साल में किस तरह से जो फाइनेंस रिसोर्सेज हैं वो यूनियन और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो उन सब को मद्देनज़र रखते हुए इस बॉडी को फॉर्म किया जाता है। इसी के साथ ही आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है तो उसके चेयरमैन कौन है। इसी से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो ऋत्विक रंजनम पांडे हैं 16th फाइनेंस कमीशन में, तो वो क्या हैं? तो वो हैं आपके सेक्रेटरी। फिर है कि 1 जनवरी 2024 को किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 66वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया? तो इसका आंसर हो जाएगा DRDO। DRDO कब इस्टेब्लिश हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस इंडियन स्टेट ने गिनीज रिकॉर्ड बनाया है 2024 के पहले दिन एक साथ 108 जगह पे सूर्य नमस्कार करके? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी गुजरात। तो इसके बारे में देख लेते हैं।
गुजरात गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 2024 के पहले ही दिन 108 स्थानों पर सबसे अधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने के लिए गुजरात का जो नाम है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली जो ब्रिक्स ग्रुप है तो 1 जनवरी 2024 में इसमें कौन से न्यू मेंबर ऐड हुए हैं। इसी के साथ ही साथ आपको बताना है कि जो फाउंडिंग मेंबर थे ब्रिक्स के वो कौन कौन थे, और आपको ये भी बताना है कि क्या साउथ अफ्रीका शुरू से ब्रिक्स में शामिल था कि नहीं शामिल था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ये सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इसी साल न्यू मेंबर बनी ब्रिक्स ग्रुप की। और ब्रिक्स देशों में दुनिया की लगभग 30% की जो भूमि जो लैंड है और जो 45% जो पॉपुलेशन है वो शामिल होती है। और ब्राज़ील, रशिया और चीन जो है वो पॉपुलेशन, एरिया और जीडीपी के हिसाब से दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों में से एक हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो ये आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि रिसेंटली सोमालिया की कोस्ट पर एक कार्गो शिप को हाईजैक किया गया था, तो उसको बचाने वाले जो कमांडो थे वो कौन थे, उनका नाम क्या था। तो इसका नाम था ए, मार्कोस। तो इनके बारे में देख लेते हैं और साथ ही साथ देख लेंगे कार्गो शिप कौन कौन सी थी। तो कार्गो शिप जिसका नाम था एमवी लीला नॉरफॉक, तो वो सोमालिया के कोस्ट के पास हाईजैक हो गई थी, यानी उसे कब्जे में ले लिया गया था। और कब हुआ था? 4 जनवरी की रात में, जिसमें जो है 21 क्रू मेंबर्स और उनके साथ उसी में 15 इंडियंस थे जिनको वहाँ पर बचा लिया गया। और मार्कोस जिन्होंने इनको बचाया वो थे मार्कोस जो कि एलाइट कमांडोज है इंडियन नेवी के, तो उन्होंने इस कार्गो शिप के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12th दिव्या कला मेला 2023 जो कि दिव्यांग लोगों के लिए हैं तो वो कहाँ पर हुआ। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, सूरत में। ये जो आपका 12वां दिव्या कला मेला 2023 है, तो भले ही ये 2023 है लेकिन ये 7 जनवरी 2024 तक चला है, इस वजह से ये आपका न्यूज़ में आ रहा है। तो ये जो मेला है ये लगाया जाता है डिसेबल लोगों के लिए, यानी जिनमें कुछ कमी है कि वो देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो उनके लिए लगाया गया था। कहाँ? सूरत, गुजरात में। फिर इंडिया का फर्स्ट ऑल गर्ल सैनिक स्कूल जो कि वृंदावन, जो कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट के वृंदावन में खुला है उत्तर प्रदेश में, तो उसको इनॉग्रेट किसने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। Who has become the first woman to become the president of European Investment Bank? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, दिल्मा रोजेफ, बी, उर्सुला वंडरली, सी, नादिया कैल्विनो एंड डी, क्रिस्टीना जॉर्जीवा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नादिया कैल्विनो। इनके बारे में देख लेते हैं। तो नादिया कैल्विनो जो है वो न्यू प्रेसिडेंट बनी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की। साथ ही साथ ये ऐसी पहली वीमेन और पहली फर्स्ट स्पेनाइड यानी स्पेन की पहली ऐसी महिला हैं जो कि यहाँ पर इस पोस्ट पर अपॉइंट की गई हैं। तो उसके साथ ही साथ देख लेते हैं कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है क्या। तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक 1958 में ब्रुसेल्स में फाउंड किया गया था। और ये कब फाउंड किया गया था? जब ट्रीटी ऑफ रोम जो है वो साइन की गई थी। और इस टाइम पे बैंक में टोटल 66 यानी 66 एम्प्लॉयज़ थे, कर्मचारी थे। बाद में इसको 1968 में लग्जमबर्ग में रिलोकेट कर दिया गया। उसी के साथ ही साथ जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है ये नॉन प्रॉफिट यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रिसेंटली एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है वाई भारत मैटर्स। उसके लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, निर्मला सीतारमण, बी, राजनाथ सिंह, सी, अमित शाह एंड डी, एस जयशंकर। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एस जयशंकर। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम है वाई भारत मैटर्स। और ये कब लॉन्च की, ये कहाँ लॉन्च की? ये की है न्यू दिल्ली में। और इस बुक में बताया गया कि किस तरह से मोदी जी के आने के बाद जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। उसके बाद देख लेते हैं कि अभी रिसेंटली फीमेल चीता है जिसने 3 कप्स को जन्म दिया है। कहाँ पर दिया है? कुनो नेशनल पार्क। तो उस फीमेल चीता का नाम क्या है? कुनो नेशनल पार्क कहाँ है आपका? वो है मध्य प्रदेश में।
तो मध्य प्रदेश के जो कुनू नेशनल पार्क है वहाँ पे एक मादा चीता ने 3 शावकों को जन्म दिया है। तो उस मादा चीता का नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए आदिमा, बी आशा, सी आद्या एंड डी नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश के 3 ऐसे कौन से आइटम्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए आदि कैकिर, वांचो क्राफ्ट एंड चांगलांग टेक्सटाइल्स, बी ऑप्शन हो जाएगा अपातानी राइस, आदि केकिर और तिब्बतन कारपेट्स, सी हो जाएगा आदि केकिर, तिब्बतन कारपेट्स एंड वांचो वुडन क्राफ्ट्स एंड डी हो जाएगा खामती राइस, आदि केकिर एंड चांगलांग टेक्सटाइल्स। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आदि केकिर, तिब्बतन कारपेट्स एंड वांचो वुडन क्राफ्ट्स। तो इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के 3 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, जिसमें आदिल केकिर जो कि एक जिंजर का नाम है, उसी के साथ जो हैंडमेड कारपेट्स हैं जो कि तिब्बतन सेटलर्स के द्वारा बनाई जाती हैं, और वुडन आइटम्स है जो कि वांचो कम्युनिटी के द्वारा बनाई जाती है, तो उनको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा नाटो ने अभी रिसेंटली 1000 यूनिट किस मिसाइल की बाई करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए थार्ड, बी S-400, सी पैट्रियट और डी एरो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पैट्रियट। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो पैट्रियट का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा फेस्ड एरे ट्रैकिंग रडार फॉर इंटरसेप्ट ऑन टारगेट, और ये बिल्ड किया गया है रेथेन टेक्नोलॉजी कॉर्प के द्वारा। इसकी जो कॉस्ट है वो 1 बिलियन है। पहली बार इसको 1991 के गल्फ वार में यूज़ किया गया और ये 18 कंट्री में ऑपरेट हो चुकी है, और अभी तक इसने 150 मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है और कंटिन्यू जो है ये अपने काम में लगी हुई है। उसी के साथ आप बताते चलिए कि नाटो में टोटल कितनी कंट्रीज़ हो चुकी है और अभी रिसेंटली किस कंट्री ने नाटो को ज्वाइन किया है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अभी नाटो ने जो है अनाउंस किया है कि वो $5.5 बिलियन जो है वो साइन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ? मेंबर जो कंट्रीज़ है यूरोप की उनके साथ, ताकि वो 1000 तक जो पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल है उनको खरीद सके। और ख़रीदने की नौबत क्यों आई? क्योंकि जो रशिया से उनको थ्रेट है, तो अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने ये कदम जो है वो उठाया है। फिर उसके बाद कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को इशू किया है, और किस लिए इशू किया है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में बुलाया जाता था, तो उनके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को इशू किया गया है। तो ये इशू करने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बी हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, सी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड डी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर हो जाएगा ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो किस आर्टिकल में आता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको इशू किया है, और वो इस वजह से जो जब देखो तब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को समन कर लिया जाता था, बुला लिया जाता था, तो उसको एक तरह से कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ बनाई गई है। कि रिसेंटली न्यूज़ में देखा जा रहा है FMR जो कि इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर से रिलेटेड है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स, बी फ्री मेडिकल रिसोर्सेज, सी फॉरेन मिलिट्री रिलेशंस एंड डी फ्री मूवमेंट रेजिम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फ्री मूवमेंट रेजिम। और इसके साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया के वो कौन कौन से स्टेट हैं जो कि म्यांमार को टच करते हैं। अब देख लेते हैं FMR के बारे में। तो FMR का जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्री मूवमेंट रेजिम है, और ये इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के बीच में शुरू हुआ था, जिसका जो एम था वो ये था कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं दोनों तरफ की, वो यहाँ पर बिना किसी वीज़े के 16 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती थी। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ इशू देखने को मिली, जिसमें जो इलीगल इमिग्रेशन है वो बढ़ने लगा, साथ ही साथ सिक्योरिटी को लेकर भी थ्रेट्स आने लगे। तो उसकी वजह से इंडिया प्लान कर रही है इसको डिसकंटिन्यू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी के किनारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक टी पार्क डेवलप करने की बात कर रही है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए गंगा, बी हुगली, सी अंजाना एंड डी कालिंदी।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी हुगली, और इसका एम है इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र की कौन सी सिटी है जिसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने सेलेक्ट किया है नेशनल यूथ फेस्टिवल को होस्ट करने के लिए। नेशनल यूथ फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए मुंबई, बी नागपुर, सी नासिक एंड डी पुणे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नासिक। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो नासिक है वो महाराष्ट्र में है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स द्वारा नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 को होस्ट करने के लिए सेलेक्ट किया गया है। और रीसेंट जो अनाउंसमेंट है वो नरेंद्र मोदी जी ने शेड्यूल किया है, जिसमें 5 दिन का जो यूथ फेस्टिवल है वो 12 जनवरी को नासिक में होगा। और इसमें लगभग देश भर के 7500 जो यूथ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेशनल यूथ फेस्टिवल हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है कि 1 जनवरी 2024 से किस कंट्री ने सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन दे दी है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नीदरलैंड, बी स्वीडन, सी इस्तोनिया एंड डी कनाडा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इस्तोनिया। इसके बारे में देख लेते हैं। तो इस्तोनिया ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है और इसमें उनको इक्वल राइट्स दिए गए, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है, ठीक उसी कपल की तरह जिस तरह नॉर्मल मैरिज में लोगों को अधिकार दिए जाते हैं। इसी के साथ ही साथ आपको बताना है कि रिसेंटली एक और कंट्री ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया था। और साथ ही साथ आपको बताना है कि दुनिया में कौन सी ऐसी पहली कंट्री है जिसने इसको लीगलाइज किया था, और क्या इंडिया में इसको लीगल किया गया है कि नहीं किया गया, ये सब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेद प्रकाश नंदा जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है तो वो किस फील्ड से रिलेटेड हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए एग्रीकल्चर, बी ह्यूमन राइट्स, सी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड डी इंटरनेशनल लॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इंटरनेशनल लॉ। वेद प्रकाश नंदा जो कि रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है तो उन्हें 20 मार्च 2018 में लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में पद्म भूषण दिया गया था। और 1 जनवरी 2024 में इनकी डेथ हो जाती है। और ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर कोलोराडो में इंटरनेशनल लॉ के। विच मोटिवेशनल स्पीकर and NGO founder was appointed as a brand ambassador for the government's विकसित भारत अभियान इनिशिएटिव। कौन से ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कि किसी NGO के फाउंडर भी हैं, उनको गवर्नमेंट ने विकसित भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अमिताभ शाह, बी संदीप माहेश्वरी, सी उज्जवल पाटनी एंड डी सोनू सूद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अमिताभ शाह। इसी के साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रिसेंटली संदीप माहेश्वरी के साथ कौन से ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनके साथ उनकी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली थी। तो हम कुछ इनके बारे में देख लेते हैं, साथ ही साथ देखेंगे कि विकसित भारत जो अभियान है वो क्या है। तो गवर्नमेंट ने अमिताभ शाह जो कि फाउंडर है NGO युवा अनस्टॉपेबल के विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो विकसित भारत 2047 का जो एम है वो है कि इंडिया को 2047 जब इंडिया की आज़ादी का 100 साल पूरा हो जाएगा उस टाइम पे इंडिया को डेवलप्ड नेशन में ट्रांसफ़र कर देना, ये इसका एम है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।